अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज जो है हमने मलेरिया को पढ़ना है एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, हम चाहें तो कोविड की एग्जांपल भी ले सकते हैं और चाहें तो मलेरिया की भी। अच्छा, मलेरिया की यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको साथ साथ कोविड की एग्जांपल भी बताऊंगी ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, आजकल जो मलेरिया है वो एक बहुत कॉमन डिजीज़ बन चुकी है पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक की। लेकिन जब ये डिज़ीज़ नई नई आई थी उस टाइम ये डिज़ीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा लीथल थी और फैटल थी। जिस तरह आजकल जो कोविड है, अगर हम 2019 या 2020 की बात करें तो कोविड जो है वो इतना लीथल था कि हर इंसान को उससे खौफ आता था कि लाइक अगर किसी को कोविड हो गया तो खुदा ना खास्ता उसकी डेथ ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह कुछ टाइम पहले मलेरिया भी ऐसी ही एक बीमारी थी। ठीक है, जिसका कोई इलाज नहीं था। ज़ाहिर है, जब कोई नई बीमारी आती है उसके बाद उस पर रिसर्चेज़ होती हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन निकाली जाती हैं, नंबर ऑफ़ हाइपोथेसिस बनते हैं। उसके बाद कहीं किसी कितने सालों के बाद जो है ना उसकी मेडिसिन या उसकी वैक्सीन अवेलेबल होती है। ठीक है, आज हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पे मलेरिया की एग्जांपल पढ़ेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि इन एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, और कितना पुराना ज़माना, तकरीबन 2000 साल पहले तक का जो ज़माना था, उस टाइम पे बैक्टीरिया के बारे में फेमिलियर थे, मलेरिया के बारे में फेमिलियर थे साइंटिस्ट्स। एक सेकेंड, ये शायद काफ़ी जो है ना ऊपर चला गया है, मैं इसको दोबारा एग्जाम्पल पे लेके आती हूँ। एक सेकेंड से, सॉरी। ओके, हियर इट इज़। अच्छा, ये कह रहा है कि एंशियंट टाइम्स में तकरीबन 2000 साल पहले जो फिजिशियंस थे वो मलेरिया के मुतल्लिक फेमिलियर ज़रूर थे। उन्हें ये पता था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सर्दी लग के बुखार होता है, बार बार सर्दी लगती है, फिर बुखार का अटैक होता है, फिर सर्दी लगती है, फिर बुखार होता है। उनको सिर्फ ये चीज़ पता थी। ठीक है, उसके अलावा उन्हें इस बीमारी के मुतल्लिक नहीं पता था कि ये बीमारी कहाँ से आई, किस वजह से आई, क्या करना चाहिए हमें इस बीमारी से बचने के लिए और कौन सी मेडिसिन लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बीमारी उस टाइम नई नई आई थी। अच्छा, अब उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी इस बीमारी के बारे में वो ये थी कि जो लोग लो और मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, लाइक ऐसी एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे खड़ा पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, उन लोगों में मलेरिया जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो साफ़ पानी के करीब रहते हैं या जो अपनी हाइजीन का काफ़ी ख़्याल रखते हैं। ठीक है, तो उनके नज़दीक उनकी जो ऑब्ज़र्वेशन थी उनको ऐसा लगा कि बेसिकली जो स्टेगनेंट वाटर है उसके अंदर से जो बैड एयर निकल रही है, लाइक जो खड़ा हुआ पानी है उसके ऊपर जो एयर है वो पॉइजन हो गई है ड्यू टू स्टेगनेंट वाटर। क्योंकि वाटर के अंदर आपको पता है खड़े हुए पानी के अंदर डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया है, हवा को भी गंदा कर दिया है। ठीक है, पॉइजनस बना दिया है, और उस हवा में सांस लेने की वजह से लोगों को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, ये उस टाइम के बायोलॉजिस्ट सोचते थे, अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, बल्कि अभी इन्होंने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है और हाइपोथेसिस लिया है। ठीक है, अब ये जो बैड एयर है कि जो साइंटिस्ट्स को ऐसा लगता था कि शायद गंदी हवा में सांस लेने की वजह से लोगों को मलेरिया हो जाता है, तो उसकी वजह से इन्होंने जो डिज़ीज़ का नाम है वो रख दिया। ठीक है, ये जो यकीन है ये बेसिक वजह है मलेरिया के नाम की। माला का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर। इटालियन वर्ड्स हैं ये दोनों, तो वहाँ से क्या निकला, वर्ड मलेरिया निकला। लेकिन अब हम जानते हैं कि मलेरिया जो है ना वो बैड एयर की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके कुछ और डिफरेंट जो है ना ऑब्जर्वेशंस की गई और एक्सपेरिमेंट्स निकाले गए, तो फिर पता चला कि बैक्टीरिया जो है, सॉरी, जो मलेरिया है वो उसकी उसका जो मेन कॉज है वो बैड एयर नहीं है, बल्कि एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे आप प्लाज्मोडियम कहते हैं। वो खैर हम आगे अभी पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं 17th सेंचुरी की, कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ जब अमेरिका डिस्कवर किया गया। अब ये जो बात है ना, ये मलेरिया के बिल्कुल ऑपोजिट बात हो रही है। ठीक है, अब हम ना थोड़ी देर के लिए मलेरिया को भूल जाते हैं, अब हम ये बात कर लेते हैं। अब ये बात कर रहा है, थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट वगैरह पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका ईजी जो है ना मतलब बता देती हूँ। हुआ क्या कि जो 17th सेंचुरी थी उसमें अमेरिका डिस्कवर हुआ। ठीक है, अब जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो अमेरिका से यूरोप वापस भेजे गए, किस लिए, मेडिसिन के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट है क्यूना क्यूना जिसका नाम है, उसकी जो बार्क है यानी उसका जो तना है वो सूटेबल था फॉर क्यूरिंग फीवर, बुखार के इलाज के लिए वो
क्या था, सूटेबल था। ऐसे जैसे हर्बल मेडिसिन होती हैं हमारे पास, जैसे एलोवेरा है, डिफरेंट डिजीज़ेस के लिए होती है, हम एलोवेरा यूज़ करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको एलोवेरा दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो क्यूना प्लांट की बार्क थी, दैट वाज सूटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर। ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ कि जब इन लोगों को ये पता चला कि क्यूना जो है वो बुखार को ठीक करने के लिए ज़रूरी है, अब क्या हुआ कि अमेरिका से यूरोप में माइग्रेशन, लाइक अमेरिका से यूरोप में जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो क्यूना वो उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ नायाब हो गई थी। क्यूना के जो दरख्त हैं वो एक्सपोर्ट कर कर के ख़त्म हो गए थे, ख़त्म होने के करीब पहुंच चुके थे। तो इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि क्यूना जो है ना वो अब मज़ीद यूरोपियन कंट्रीज़ को नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ कि जो मर्चेंट्स होते हैं, जो ताजिर होते हैं, ज़ाहिर है उनका काम चल रहा था उसी क्यूना को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी डिसऑनेस्टिटी दिखाई। उन्होंने क्या किया कि एक और प्लांट है किंचोना, उसकी बार्क बिल्कुल क्यूना जैसी है। अब उन्होंने क्या किया कि किंचोना को बेचना शुरू कर दिया यूरोप में जाके, ये कह के कि जो ये क्यूना है, हालांकि वो क्यूना नहीं था बल्कि किंचोना था, लेकिन दैट वाज सिमिलर टू क्यूना, दैट्स वाई उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि किंचोना को क्यूना से रिजेम्बलेंस की वजह से उससे बेचना शुरू कर दिया, और साथ में उन लोगों को कहने शुरू कर दिया कि जी ये बुखार के लिए जो है ना ठीक है। अब उस डिसऑनेस्टी का इंसानियत को क्या फ़ायदा हुआ? मैनकाइंड को बहुत फ़ायदा हुआ उस डिसऑनेस्टी का। क्या फ़ायदा हुआ कि क्यूना तो चले फीवर के इलाज के लिए जो है ना वो बेहतर थी, लेकिन बाद में डॉक्टर्स को पता चला कि ये जो किंचोना की बार्क है इसके अंदर क्यूनिन होती है जो अफेक्टिव है किसको ठीक करने के लिए? मलेरिया को ठीक करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस टाइम तक जो फिजिशियंस हैं उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, ट्रीट करना शुरू कर दिया मलेरिया के पेशेंट्स को किंचोना की बार्क से। ठीक है। उन्हें ये नहीं पता था कि मलेरिया का कॉज क्या है, मलेरिया किस वजह से फैल रहा है, कुछ नहीं पता था। सिर्फ उन्हें ये पता था कि मलेरिया का इलाज किंचोना की बार्क में है। क्यों? क्योंकि किंचोना की बार्क में क्यूनिन प्रेजेंट है। ठीक है। तो उससे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने किंचोना की बार्क से लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद इनका ध्यान भी हट गया, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट का ध्यान हट गया कि चलें मलेरिया का जो है ना एक क्योर अवेलेबल तो है, अगर वजह नहीं पता तब भी। लेकिन 200 साल के बाद क्या हुआ कि पता चला कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज होती हैं, लाइक जिनको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, अब उनकी वजह से होती हैं। अब इस डिस्कवरी के बाद ये मान लिया गया कि शायद मलेरिया भी ऐसे ही किसी छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। 1878 में एक फिजिशियन था लेवेरन, उसने सर्च करना शुरू किया, यानी 2-250 साल बाद, 250 ईयर्स बाद उसने मलेरिया की वजह जानना शुरू की। ठीक है। उसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसे अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ठीक है। जब उसने अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ब्लड, तो उसे उस ब्लड के अंदर छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आना शुरू हो गए, लेकिन साइंटिस्ट ने उसका बिलीव नहीं किया। उसके बाद 2 साल गुजर गए। 2 सालों के बाद डिफरेंट फिजिशियंस आए, उन्होंने भी सेम थिंग देखी मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर। फिर 3 साल बाद एक और डिस्कवरी हुई और उन्होंने भी सेम क्रिएचर देखी मलेरिया के पेशेंट के अंदर। अब क्या हुआ कि वो जो स्मॉल क्रिएचर थी, दैट वाज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको नाम दे दिया गया किसका? प्लाज्मोडियम का। ठीक है। अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी के एंड पे डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया कौन से सामने आए वो हम देख लेते हैं, और ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि इस टाइम तक फिजिशियंस ने क्या ऑब्जर्वेशंस ली थी। सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व किया था कि मलेरिया का और जो मार्शी एरियाज़ हैं, जो नशेबी इलाके हैं, उनका कुछ ना कुछ रिलेशन आपस में ज़रूर है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि क्यूनिन इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया को ठीक करने के लिए। तीसरा क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप मलेरिया का अगर आप मार्शी एरियाज़ का जो गंदा पानी है वो अगर आप पीते हैं तो आपको मलेरिया नहीं होता। चौथा, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्लाज्मोडियम देखा गया है मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर। अब ये जो चारों ऑब्जर्वेशंस हैं ये सारी कंट्रास्टिंग हैं, लाइक एक दूसरे से मुतजाद हैं। कैसे मुतजाद हैं? जैसे आप देखें, शुरू में इसने ये कहा था कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज़ का कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर है, और थर्ड ऑब्जर्वेशन में ये क्या रहा है कि मार्शिस का जो खड़ा हुआ पानी है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। अगर मार्शिस का खड़ा हुआ पानी पीने से मलेरिया नहीं होता तो इसका मतलब है
कि जो बैड एयर है और जो कॉन्सेप्ट है कि मलेरिया जो है ना बैड एयर से फैलता है, वो भी गलत है। ठीक है, तो अब हम दोबारा फिर से स्टार्ट पे पहुंच गए कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया किस वजह से फैलता है, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन हैं ये सारी एक दूसरे से क्या हैं, ऑपोजिट हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो प्लाज्मोडियम देखा गया उसकी वजह से ये एक हाइपोथेसिस बना दिया गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम है। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने जाहिर है हाइपोथेसिस के बाद क्या निकाला जाता है, आपके पास डिडक्शन आती है जिसमें इफ़ और देन का की टर्म यूज़ की जाती है। अब हाइपोथेसिस ये बना के मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है। अब डिडक्शन इस पे क्या बनेगी कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो वजह है मलेरिया की, तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, अब इस बेस के ऊपर वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, 100 मरीजों को लिया और उनका ब्लड जो है ना वो एग्जामिन किया उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक हो गया, अब इसके लिए उन्हें क्या चाहिए था, एक कंट्रोल ग्रुप भी चाहिए था। कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि हेल्दी पेशेंट्स का उन्होंने 100 हेल्दी पेशेंट्स का ब्लड भी एग्जामिन किया। अब उनके सामने जो रिजल्ट आए दे वर वेरी शॉकिंग। वाई, क्योंकि जिन लोगों को मलेरिया था उनके ब्लड के अंदर तो मिल गया प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, लेकिन जो हेल्दी लोग थे, जो आपका कंट्रोल ग्रुप था 100 लोगों का जिनको मलेरिया नहीं था, उन 100 में से भी 7 ऐसे लोग थे जिनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। ठीक है, अब आप ये याद रखें, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा हाइपोथेसिस और एक अच्छा एक्सपेरिमेंट वो होता है जो नए हाइपोथेसिस की राहें खोलता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि ये कितना अच्छा हाइपोथेसिस है जिसमें से हमें इस हाइपोथेसिस के ट्रू होने का सबूत भी मिल गया, प्लस हमें क्या मिल गया कि अगला हाइपोथेसिस भी मिल गया। अगला हाइपोथेसिस, अगला सवाल क्या बनता है कि अगर चलें ये तो समझ आ गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, लेकिन कंट्रोल ग्रुप के जो हेल्दी लोग हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है। लेकिन अभी हमें इसका जो है ना जवाब पता है, हमने इसकी आगे एक और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, वो भी हम साथ ही पढ़ लेते हैं या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, या अभी चले पढ़ लेते हैं, हम टाइम है हमारे पास। ये अब नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गई कि प्लाज्मोडियम आया कहाँ से भाई ब्लड के अंदर, ह्यूमन के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आया कहाँ से। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इसके रिलेटेड। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई मलेरिया का जो है ना मार्शिस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। दूसरा ये है कि मार्चिस का खड़ा हुआ पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। अब इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे 1883 में एक फिजिशियन था AFA किंग, उसने 20 ऑब्जर्वेशंस ली। ठीक है, उसमें से कुछ इसने हमें बताई हुई हैं और AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो पेपर में भी आती हैं। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या थी AFA किंग की। पहली ऑब्जर्वेशन उसने ये की कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो वाले लोग जो कमरों के अंदर सोते हैं। ठीक हो गया, दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये की कि जो लोग मच्छरदानी लगा के सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो खुली हवा में सोते हैं। तीसरी उसने ये की कि जो लोग किसी आग के करीब सोते हैं उन्हें कम मलेरिया होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो किसी स्मोक के करीब नहीं हैं। अब इस चीज़ से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि मच्छर ही काज हो सकता है प्लाज्मोडियम फैलाने का। खैर हम आगे देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन थी और क्या हाइपोथेसिस था। AFA किंग ने क्या किया, इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे क्या बनाया, हाइपोथेसिस बनाया, और उसका हाइपोथेसिस ये हमें कहता है कि मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। मॉस्कीटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है, इसलिए वो मलेरिया के स्प्रेड में क्या है, इन्वॉल्व है। इसके ऊपर डिडक्शन अब क्या बनेगी, डिडक्शन ये बनेगी कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्कीटो के ज़रिए ट्रांसमिट होता है इंसान में, तो मॉस्कीटो के ब्लड के अंदर भी क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, इस बेस पे फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए कुछ। रोनाल्ड रोस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो काम कर रहा था एक फीमेल एनोफ्लीस मॉस्कीटो पे। उसने फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो को लिया और उसे अलाउ किया कि वो बाइट करे किसको, मलेरिया के एक पेशेंट को। ठीक है, अब जब उसने मलेरिया के पेशेंट को बाइट कर लिया उस मॉस्कीटो ने, अब उस मॉस्कीटो को उसने किल किया, कुछ दिन के लिए रखा और उसके बाद उसे किल कर दिया। किल करने के बाद उसका ब्लड देखा तो उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम क्या थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब जाहिर है पता चल गया कि प्लाज्मोडियम मौजूद है उसके अंदर। अब नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि उसने एक ऐसे मॉस्कीटो को
जिसने पहले से बाइट किया हुआ था किसी मलेरिया के पेशेंट को, अलाउ किया कि किसी हेल्दी बंदे को जो है ना वो बाइट करे। अगर तो हाइपोथेसिस ठीक था कि प्लाज्मोडियम जो है ना मॉस्किटो की वजह से फैलता है, तो वो जो सेहतमंद बंदे को जो है ना मच्छर जाके काटा है, ऐसा मच्छर जिसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो हेल्दी बंदे को भी हो जाना चाहिए था मलेरिया, और हुआ भी इसी तरह ही कि जो है ना। अच्छा, एक चीज़ ये पहले कर लेते हैं, ह्यूमन के ऊपर तो उन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट किया था। ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा रिस्की था, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्पैरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और स्पैरो के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो इन्होंने क्यूलेक्स मॉस्किटो से किया। तो बेसिकली जो मलेरिया फैलाती है, स्पैरोज़ में जो मलेरिया फैलता है वो क्यूलिक्स मॉस्किटो की वजह से फैलता है। और फिर इन्होंने इंसान के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से हमें ये आज पता है कि मॉस्किटो को प्लाज्मोडियम को कौन ट्रांसमिट करता है, मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। और कौन सा मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है, एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज, ठीक है। अब क्या है कि अच्छा, ये थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। उसके बाद एक चीज़ ये रोनाल्ड रोस की पिक्चर है, और उसके बाद आपको ये बताया गया है कि एक स्पैरो है जो कि इल है, ठीक है, जो कि बीमार है। उस स्पैरो को किसने काटा है, क्यूलिक्स मॉस्किटो ने। जिस तरह एक इंसान है वो मलेरिया का पेशेंट है, उसको किसने काटा है, एनोफ्लीज मॉस्किटो ने। अब एनोफ्लीज मॉस्किटो और क्यूलिक्स दोनों के अंदर क्या आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया। अब क्यूलिक्स जाके काटेगी हेल्दी स्पैरो को, और एनोफ्लीज जाके काटेगी हेल्दी मैन को। अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, अगर हाइपोथेसिस ठीक है तो हेल्दी स्पैरो भी बीमार हो जानी चाहिए, और हेल्दी बंदा भी क्या हो जाना चाहिए, मलेरियल पेशेंट हो जाना चाहिए। और वाकई इस तरह हुआ, जिसके बाद ये साबित हो गया कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कौन करता है, मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। और साथ में इसने ये ब्लू बॉक्स में लिखा है कि ये जो एडीज मॉस्किटो है, एडीज एजिप्टाई, ये बेसिकली ट्रांसमिट करता है डेंगी फीवर को, ठीक है, डेंगी फीवर को ये ट्रांसमिट करता है। अच्छा, इसमें और एनोफ्लीज में क्या डिफरेंस होता है, जो एडीज मॉस्किटो है आपका, इसके ऊपर छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के डॉट्स होते हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ना, आप लोग अक्सर कहते भी हैं कि ये जो है ना वो डेंगी मच्छर है, और कौन सा जो है ना डेंगी मच्छर है और कौन सा आम मच्छर है, ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये मैं बताना उस दिन भूल गई थी। ये जो डायग्राम है ये बेसिकली फ्लो डायग्राम है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते तो आप जस्ट ये करें कि मेरा जो है ना लेक्चर वो सुन लें। ये जो एक दो लेक्चर्स पीछे से चैप्टर नंबर 2 के हैं वो आप एक तो सुन लें, और दूसरा क्या करें कि इस फ्लो डायग्राम को एक दफ़ा रीड कर लें, ठीक है। इस फ्लो डायग्राम से क्या होगा कि आपको पूरे चैप्टर के मुतालिक क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में बात क्या हो रही है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा हो गया कवर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना कल से स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें से क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं जो है ना वो आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। बोर्ड वैसे इसमें ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा आसान हैं, ठीक है। अगर हम जैसे मेंडल के लॉज पे जाएंगे या इस तरह, या केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, तो उस टाइम जो है ना हम साथ साथ बोर्ड यूज़ करेंगे। हो सकता है बायोडाइवर्सिटी में भी कहीं कहीं पे हमें बोर्ड की ज़रूरत पड़े, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।